गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज का हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो आज इस क्वेश्चन को जरा से भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देर ना करते हुए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर के आगे की ओर। तो फिर बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर पूछता है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, तो आप लोग को बस डायग्राम बनाना है और उसका सिद्धांत लिख देना है, बस। उसके आगे आप लोग को कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर पूछ लेता है कि तथा सिद्ध कीजिए, तो आप लोग को सिद्ध करना पड़ेगा बच्चों। तो सिद्ध करने के लिए आप लोग को उसकी सूत्र स्थापना करनी पड़ेगी। क्या बच्चों? उसका सूत्र स्थापना करना पड़ेगा और उसको इंड तक आप लोग को पूरा व्यंजक करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसे समझ चुके हैं। और फिर अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है कुछ इस प्रकार है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करिए। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर करिए। तो अगर पूछता है बच्चों उपकरण का चित्र, तो उस पहले वाले क्वेश्चन में भी उपकरण का चित्र बनाना है। सिद्धांत पहले वाले में भी लिखना है। सूत्र स्थापना पहले वाले में भी करना है। ज्ञात भुजा अज्ञात भुजा इनको छोड़ देना है। ज्ञात भुजा अज्ञात भुजा, संयुग्मित भुजा, अनुपातिक भुजा और सुग्राहिता, ये सब छोड़ देना है ना। ये सब छोड़ देना है। अगर ये सब पॉइंट पूछता है तो ही आप लोग को पूरे पॉइंट करना है, अन्यथा आप लोग को सूत्र स्थापना तक पहले वाले व्यंजक में भी करना है, सॉरी पहले वाले क्वेश्चन में भी करना है, और ये जो है ही इसमें तो करना ही है। बाकी ज्ञात भुजा अज्ञात भुजा, संयुग्मित भुजा, अनुपातिक भुजा और सुग्राहिता ये पूछता है तो ही आप लोग को करना है, अन्यथा आप लोग को नहीं करना। आप लोग से जितना पूछ जाए आप लोग को सिर्फ उतना ही करना है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चल बच्चों, हम बात करते हैं व्हीट स्टोन सेतु की। तो फिर बच्चों, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को अब अंदर की ओर कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को रोक के क्वेश्चन को पहले लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। तो चलिए बच्चों, ये रहा बच्चों हमारा छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, हम बनाते हैं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत का डायग्राम। क्या बच्चों? व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत का डायग्राम। ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है बच्चों। यस बच्चों, ये डायग्राम होता है बच्चों। ये बिंदु ए होती है बच्चों, ये बिंदु बी होती है, बिंदु सी होती है, बिंदु डी होती है बच्चों। और इनके बीच में क्या बच्चों? इनके बीच में एक धारा मापी जी लगा होता है और यहाँ पर एक कुंजी लगी होती है, कुंजी K2 लगी होती है बच्चों। ये जुड़ा हुआ होता है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, बिंदु ए और बिंदु सी के बीच में, बिंदु सी के बीच में एक बैटरी, ई और कुंजी K1 जुड़ी होती है। एक बैटरी प्लस माइनस, है ना, प्लस और माइनस। फिर बच्चों, ये रहा हमारा डायग्राम व्हीट स्टोन सेतु का। तो फिर बच्चों, ये रहा व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत। अब क्या करते हैं बच्चों? अब हम बात करते हैं इसका उपकरण का चित्र। ये पहला होगा क्या बच्चों? ये तो हो गया हमारा परिपथ का चित्र। क्या बच्चों? ये पहला होगा परिपथ का चित्र। अब दूसरा बात है बच्चों सिद्धांत। तो बच्चों, दूसरा पॉइंट हम डालते हैं सिद्धांत। क्या बच्चों? दूसरा पॉइंट डालते हैं हम सिद्धांत। फिर बच्चों, अभी मैंने नामांकन नहीं किया हुआ है, अब नामांकन करेंगे, है ना। तो नामांकन कैसे करेंगे बच्चों? सिद्धांत में प्रॉपर तरीके से हम बताएंगे। तो फिर बच्चों, हम क्या बात करते हैं सिद्धांत की। तो इसमें क्या बोलेंगे बच्चों? चार प्रतिरोध। क्या बच्चों? चार प्रतिरोध। चार प्रतिरोध कौन कौन से बच्चों? ये होता है P, ये होता है Q, ये होता है R, ये होगा S। ये चार प्रतिरोध लगे हुए हैं बच्चों। तो चार प्रतिरोध P, Q, R, S को समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं में एक एक करके जोड़ देते हैं। क्या बच्चों? एक एक करके जोड़ देते हैं। चार प्रतिरोध P, Q, R, S को समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं में एक एक करके जोड़ देते हैं तथा इनके बीच तथा विकर्ण ए और सी के बीच, तथा विकर्ण ए और सी के बीच एक बैटरी ई और कुंजी K1, एक बैटरी ई और कुंजी K1 जोड़ देते हैं तथा विकर्ण बी और डी के बीच में, तथा विकर्ण बी और डी के बीच में एक धारा मापी जी और कुंजी K2 लगा देते हैं। इस समय क्या बच्चों? इस समय जो हमारा सेतु होता है संतुलित अवस्था में होता है। क्या बच्चों? इस समय सेतु हमारा संतुलित अवस्था में होता है, क्योंकि अभी हमने कुंजी K2 को जोड़ा नहीं है ना। तो मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रही। तो धारा क्या है बच्चों? IG बराबर क्या है? जीरो है। क्या है? IG बराबर जीरो है। मतलब हमारा सेतु अभी संतुलित अवस्था में है। जैसे हम कुंजी K2 को जोड़ देंगे बच्चों, तो धारा इसमें भी प्रवाहित होने लगती है। तो जो सेतु क्या होता है हमारा असंतुलित हो जाता है, संतुलित अवस्था में नहीं रहता है। तो ऐसा करते बच्चों, आप लोग इतना समझ गए होंगे। जिसका मान क्या होता है बच्चों? P/Q बराबर R/S।
इसका मान होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बोलते हैं, जिसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत बोलते हैं। बच्चों यही सिद्धांत कहलाता है, यही क्या है, यही सिद्धांत है। क्या बच्चों, यही सिद्धांत है। एक बार पुनः रिपीट करूंगा बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं सूत्र स्थापना में। तो क्या बोलेंगे बच्चों, सिद्धांत में क्या बोलेंगे, चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस, चार प्रतिरोध पी क्यू आर एस को समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं में एक एक करके जोड़ देते हैं। क्या बताओ, एक एक करके जोड़ देते हैं तथा विकर्ण ए और सी के बीच, तथा विकर्ण ए और सी के बीच में एक बैटरी ई तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं, तथा विकर्ण बी और डी के बीच में एक धारा मापी जी और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। इस समय धारा मापी जी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो सेतु हमारा क्या होता है, सेतु हमारा संतुलित अवस्था में होता है। जब धारा कोई प्रवाहित नहीं होती है तो इस समय सेतु संतुलित अवस्था में सेतु संतुलित अवस्था में होता है, जिसका मान P/Q बराबर R/S होता है। इसे ही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। मेरे बच्चों, इसे मैं प्रॉपर तरीके से आप लोग को लिख करके दिखाऊंगा, है ना, तो आप लोग वीडियो को स्किप जरा सा भी ना करें। चलिए बच्चों, ये रहा हमारा सिद्धांत। अब बात करते हैं बच्चों सूत्र स्थापना। क्या बच्चों, अब बात करते हैं सूत्र स्थापना। क्या बच्चों, सूत्र स्थापना। फिर बच्चों सूत्र स्थापना में क्या होता है, इसमें भी हम यही चीज बताएंगे और इसे हम ज्ञात करेंगे। क्या बच्चों, इसमें भी हम सूत्र स्थापना में भी यही बताते हैं कि क्या बोलेंगे, समांतर चतुर्भुज। अब इसमें थोड़ा सा बस परिवर्तन करेंगे, लेकिन बोलेंगे वही चीज, बस इसको हम परिवर्तन करके बोल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों, समांतर चतुर्भुज ABCD के चार भुजाओं में चार प्रतिरोध PQRS को एक एक करके लगा देते हैं, तथा विकर्ण ए और सी के बीच में एक धारा मापी एक बैटरी ई और कुंजी K2 जोड़ देते हैं, तथा विकर्ण बी और डी के बीच में एक धारा मापी जी और कुंजी K2 जोड़ देते हैं। हमने यह चीज सिद्धांत में भी बताया है, लेकिन अब इसके आगे की बात करते हैं। लेकिन जब कुंजी K1 और K2 पर यहां से परिवर्तन हो रहा है, जब कुंजी K1 और K2 को दबाते हैं तो धारा I के रूप में प्रवाहित होने लगती है, धारा तीर की दिशा में I के रूप में प्रवाहित होने लगती है। लेकिन इस समय धारा मापी जी में क्या बच्चों, अभी ये वाला क्या होगा बच्चों, ये वाला हम बोल देते हैं धारा I1 हो जाएगी, ये वाला I2 है ना, थोड़ा सा धारा प्रवाहित कर देते हैं, I2 कर देते हैं, और ये वाला हमारा धारा मापी I3 होगी। क्या हो बच्चों, I3 होगी, और ये वाला हमारा I4, कहीं भी कर सकते हैं, आगे भी पीछे भी कर सकते हैं। ये होगा हमारा धारा I4। पर बच्चों इसकी हमें बहुत जरूरत, I1 I2 I3 I4 की हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से जरूरत पड़ने वाली है ना। तो इस समय धारा मापी जी में धारा I प्रवाहित हो रही है। क्या, धारा प्रवाहित IG हो रही है, धारा प्रवाहित IG हो रही है। तो सेतु क्या, सेतु हमारा संतुलित अवस्था में नहीं है। जब धारा मापी जी में धारा प्रवाहित, जब हम कुंजी K2 को जोड़ दिए तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। जब धारा मापी जी में धारा प्रवाहित होती है तो हमारा जो सेतु होता है जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु होता है वह संतुलित अवस्था में नहीं रहता है। तो क्या बोले बच्चों, इस कारण से हमारा सेतु संतुलित अवस्था में नहीं है। इस कारण सेतु प्रतिरोध का इस प्रकार सेतु संतुलित अवस्था में नहीं रहता है। लेकिन चारों प्रतिरोध को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए, लेकिन अब चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि जो हमारा सेतु है क्या हो जाए, संतुलित अवस्था में हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा आगे व्यंजक करेंगे। क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा आगे हम व्यंजक करेंगे। चलिए बच्चों, तो इसके हम चलते हैं थोड़ा सा व्यंजक की ओर, सूत्र स्थापना। तो पहले क्या करें बच्चों, पहले बिंदु बी को ज्ञात करेंगे, फिर बिंदु डी को ज्ञात करेंगे, फिर बिंदु बी और बिंदु डी। जब बिंदु बी और डी को ज्ञात करेंगे फिर बच्चों तो क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे। क्या बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया है और पुनः एक बार रिपीट भी कर देंगे। तो पहले हम बिंदु बी की याद करेंगे बच्चों, किसमें, बिंदु बी में किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। बच्चों किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है बच्चों, कि संधि स्थल की ओर आने वाली विद्युत धारा और जाने वाली विद्युत धारा का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। तथा संधि स्थल की ओर आने वाली विद्युत धारा क्या धनात्मक होती है, और संधि स्थल से जाने वाली विद्युत धारा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यस, तो हम धनात्मक और ऋणात्मक की बात करेंगे। तो बच्चों I1 संधि स्थल की ओर जा रहा है तो वह धनात्मक होगा, IG विद्युत धारा से बाहर की ओर जा रही है तो माइनस में होगी, I2 संधि स्थल से बाहर की ओर जा रही है तो
माइनस में होगी। चलिए बच्चों, मैं बार बार डायग्राम को तो नहीं बताऊंगा, है ना, दिखा नहीं सकता, बताऊंगा तो बराबर, लेकिन दिखा नहीं पाऊंगा, है ना। तो सिर्फ यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो हमारा I1 था तो किसमें धनात्मक था, आगे कुछ नहीं, धनात्मक है। माइनस IG, हमारा IG से B2 से IG धारा बाहर की ओर जा रही थी तो माइनस में होगी। और माइनस I2 भी धारा बाहर की ओर जा रही थी, जिसका बीजगणितीय योग मान क्या होता है, शून्य होता है। जिसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है बच्चों, जिसका बीजगणितीय योग मान शून्य होता है, लेकिन संतुलित अवस्था में है। लेकिन अब क्या बोलेंगे, लेकिन सेतु संतुलित संतुलित अवस्था में है। जब सेतु संतुलित अवस्था में होता है बच्चों तो क्या होता है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। जब धारा प्रवाहित नहीं होती तो IG बराबर क्या हो गया, शून्य। क्या हो गया बच्चों, IG बराबर हो गया हमारा मान शून्य। तो अब बच्चों ये जो हमारा IG है, IG का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। तो चलिए हम मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG का मान IG यहाँ पर क्या कर देंगे, एक बार पुनः लिख देते हैं, IG माइनस I2 बराबर शून्य। अब रखेंगे इसका मान, है ना। तो चलिए मान रख देते हैं, तो I1 माइनस IG का मान 0 माइनस I2 बराबर 0। आशा करते बच्चों आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो ये 0 को हटा देंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा। तो I1 ये माइनस है तो माइनस I2 आ जाएगा बराबर 0। अब I2 को बराबर इस पर लेके जाएंगे बच्चों तो किस में चल जाएगा, वो चल जाएगा प्लस में। किस में चल जाएगा, प्लस में। तो क्या हो जाएगा बच्चों, I1 बराबर I2। क्या बच्चों, I1 बराबर I2। फिर बच्चों I1 और I2, I1 का मान क्या होता है, I2 होता है। हम आगे इसका मान उपयोग करेंगे तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, है ना। बच्चों मैं बार बार तो इसको बार बार नहीं लाता रहूंगा, है ना। तो I1 का मान क्या होता है, I2। इस चीज को आप लोग ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा, है ना। मैं आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बच्चों अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट का, बिंदु डी की। क्या बात करेंगे बच्चों, अब बात करेंगे बिंदु डी की। चलिए बच्चों थोड़ा सा मैं नया पेज ले लेता हूँ, है ना। अब बात करते हैं बच्चों बिंदु डी की। तो बच्चों बिंदु डी, जिस प्रकार हमने बिंदु बी का किया उसी प्रकार बिंदु डी का करेंगे बच्चों, है ना। थोड़ा सा आप लोग देख ही लो बच्चों, ये रहा हमारा बिंदु डी। अब बिंदु डी में आने वाली धारा I3 है तो ये धनात्मक होगी, लेकिन I4 बाहर की ओर जा रही है तो क्या होगी, वह ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तथा IG, जो धारा ये IG है तो ये भी धारा आ रही है डी की ओर, तो IG धनात्मक होगी, I3 धनात्मक होगी, लेकिन I4 ऋणात्मक होगी। चलिए बच्चों आशा करता हूं आप लोग इस चीज को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो बिंदु डी, क्या बच्चों क्या बोलेंगे, बिंदु डी में किरचॉफ के प्रथम नियम से तो फिर बच्चों क्या होगा, इसका मान I3 धारा आ रही थी तो प्लस में होगी, और I3 प्लस IG धारा आ रही थी तो ये भी प्लस में होगी, माइनस लेकिन I4 धारा जा रही थी तो किस में होगी, ये माइनस में होगी। I4 धारा बाहर की ओर जा रही थी माइनस में, बराबर 0। क्या बच्चों, बराबर 0। लेकिन क्या बच्चों, लेकिन सेतु क्या है, संतुलित अवस्था में है। किस में है, संतुलित अवस्था में है। तो क्या होगा, IG बराबर क्या होगा, 0। अगर धारा उसमें नहीं बह रही है तो क्या होगा, धारा क्या है, 0 हो गई। तो चलिए क्या इसका मान क्या हो जाएगा बच्चों, I3 प्लस IG माइनस I4 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे बच्चों, I3 प्लस IG का मान 0 हो गया, हमने 0 माना हुआ है तो 0 माइनस I4 बराबर 0 हो गया बच्चों। अब ये प्लस है बच्चों तो 0 तो हट जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा यहाँ पर। तो क्या I3 I4 के आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस I4 बराबर 0। अब ये I4 माइनस में है, बराबर के इस पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बच्चों। तो I3 बराबर I4, समीकरण नंबर दूसरा। पर बच्चों अब I3 का मान क्या होगा, I3 का मान I4 होता है बच्चों। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा बच्चों, आगे इसके मान को हम यूज करेंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बच्चों अब क्या करें, एक बंद परिपथ की बात करेंगे। कैसे बच्चों, अब बंद परिपथ पूरे की बात करेंगे। तो क्या है बच्चों, एक बंद परिपथ हमारे दो, इसमें किरचॉफ के नियम में 2 बंद परिपथ बनेंगे। तो पहले हम पहला वाला करेंगे, बंद परिपथ ABDA, फिर ज्ञात करेंगे फिर बच्चों BBCDB। तो पहला हमारा बनेगा ABDA, फिर दूसरा बनेगा हमारा BCDB। तो बच्चों आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा, मैं, है ना, मैं आप लोग को आगे की ओर लेकर के चलता हूँ। तो चलिए बच्चों हम बात करते हैं बंद परिपथ। अब किरचॉफ का दूसरा नियम यूज होगा, है ना। अब बात करते हैं बच्चों किसमें, बंद परिपथ। क्या बच्चों, बंद परिपथ ABDA में किरचॉफ के द्वितीय
नियम से। पर बच्चों मैं फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो लंबी ना हो। आप लोग इसे बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ समझिएगा तो ही आप लोग को समझ में आएगा, अन्यथा आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलिए बच्चों, तो I1P प्लस IG इंटू जी माइनस I3R बराबर 0। फिर बच्चों इसे हमने किरचॉफ के नियम के हिसाब से ही जमाया हुआ है। एक बार पुनः आप लोग को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, आप लोग डायग्राम में देखिएगा। फिर बच्चों जो हमारा I1, अभी धारा की दिशा भी वही है जहां हम लोग जा रहे हैं, ए से बी की ओर गए तो P और I1 उसी दिशा में जा रहा है तो प्लस में होगा। लेकिन हम बी से डी की ओर आ रहे हैं, बी से डी की ओर आ रहे हैं तो हमारा धारा भी बी के डी की ओर आ रही है, तो मतलब क्या हो जाएगा, आई जी वाली धारा जो बह रही है और जो धारा वहाँ पे जी है तो ये भी किस में होगा, ये भी प्लस में होगा क्योंकि धारा हमारी इसी ओर आ रही है, ये भी प्लस में होगा। लेकिन डी से बी की ओर जा रहे हैं, लेकिन धारा बी ए से डी की ओर आ रही है और हम डी से ए की ओर जा रहे हैं, तो जो हमारा I3R होगा, I3 जो R होगा किस में होगा, माइनस में होगा। किस में होगा, I3 हमारा माइनस में होगा। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए, तो I1 से धारा जा रही थी तो वो भी जा रहे थे, आई जी इंटू जी, ये इसकी ओर भी धारा आ रही थी, लेकिन I3 का अपोजिट धारा थी तो ये माइनस बराबर 0। आशा करते हैं बच्चों आप लोग इसे भी समझ चुके होंगे। लेकिन क्या सेतु किस में है, संतुलित अवस्था में है। क्या है, संतुलित अवस्था में है। मतलब जब सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती, मतलब IG बराबर क्या होता है, 0। अब जो IG है बच्चों यहाँ पर हम 0 का मान रख देते हैं तो क्या होगा, I1P प्लस IG इंटू जी माइनस I3R बराबर 0। तो I1P प्लस इसका मान हो जाएगा 0 गुणे जी माइनस I3R बराबर 0। अब इसका जी के गुणा 0 के साथ हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो I1P प्लस 0 माइनस I3R बराबर 0। तो बच्चों 0 का कोई मूल होता नहीं है, तो I1P I3 माइनस में है तो माइनस में हो जाएगा, I3R बराबर 0। अब I3R को बराबर के उस पर लेके जाएंगे बच्चों तो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा, किस में चला जाएगा बच्चों, वो चला जाएगा प्लस में। तो I1P बराबर I3R, ये होगा बच्चों समीकरण नंबर हमारा तीसरा। क्या बच्चों, ये होगा समीकरण नंबर तीसरा। तो बच्चों इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि I1P या I1 का मान I3R होता है, I1P का मान I3R होता है, या I1 का मान I3 होता है। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे बच्चों तो ही आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बच्चों यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं बंद परिपथ दूसरे वाले के। तो बंद परिपथ हमने क्या बताया था बच्चों, बंद परिपथ, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, बंद परिपथ बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। पर बच्चों इसमें भी वही करेंगे, जो धारा जिस दिशा में बह रही है वही हम लोग करेंगे, है ना। तो फिर बच्चों जो हमारा इसमें धारा बह रही थी I2, क्या बच्चों इसमें धारा बह रही थी I2, सेम दिशा थी, मतलब जिस दिशा में हम B से C की ओर आ रहे थे तो धारा भी उसी दिशा में आ रही थी, तो ये हो गया प्लस में। लेकिन C से D की ओर, C से D की ओर जा रहे हैं, लेकिन धारा इसमें क्या थी, D से C की ओर जा रही थी, तो ये हो जाएगा I4S माइनस में, और ये भी होगा माइनस में क्योंकि डी से हम बी की ओर जा रहे हैं, तो लेकिन धारा जो बी था बी से डी की ओर आ रही थी, तो ये भी हो जाएगा हमारा माइनस में, मतलब कि IG इंटू जी बराबर 0। IG इंटू जी बराबर 0, मतलब I2 ही एक ऐसी धारा थी जो धारा की दिशा में साथ साथ बह रही थी, लेकिन ये जो I4S और IG इंटू जी ये धारा के अपोजिट दिशा में बह रही थी, हाँ। तो ये किस में चले गए, माइनस में चले गए। आशा करता हूं बच्चों आप लोग इसे भी समझ चुके होंगे। लेकिन क्या, लेकिन सेतु संतुलित अवस्था में है, लेकिन सेतु क्या है, संतुलित है तो क्या होगा, IG बराबर 0। मतलब जब IG में धारा नहीं बह रही है, धारा मापी जी में कोई धारा नहीं बह रही है तो क्या होगा, संतुलित अवस्था में होता है। चलिए, तो IG का मान हमने क्या निकाल लिया, 0, तो IG का क्या रखेंगे 0। तो चलिए उसी मान चलते हैं, तो I2Q माइनस I4S माइनस IG इंटू जी बराबर 0। तो I2Q माइनस I4S माइनस IG का मान क्या है, 0 है, क्या है 0 है, इंटू जी बराबर 0, तो I2Q माइनस I4S माइनस इसका मान हो गया 0, तो बराबर में हो गया ये 0, है ना। तो यहाँ पर क्या बचा बच्चों, I2Q माइनस I4S बराबर 0, ये बचा बच्चों। अब इसको क्या करें बच्चों, जो I4S है इसको बराबर के इस पर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, I2Q बराबर I4S, ये हो गया बच्चों क्या, समीकरण नंबर हमारा
4। तो बच्चों आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे कि I2Q का मान क्या होता है, I4S होता है। I2Q का मान होता है I4S। तो बच्चों मैं बार बार इस पेज को तो नहीं लाता रहूंगा, है ना, तो आप लोग को इसे ध्यान में रखना पड़ेगा। जब मैं आप लोग को बोलूंगा कि समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, तो आप लोग को सिर्फ मान को ध्यान रखना है ना। चलिए बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। चलिए तो बच्चों थोड़ा सा मैं पेज को जोड़ लेता हूँ। तो ये रहा बच्चों, हमने नया पेज को जोड़ लिया है। अब क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 3 में, क्या बच्चों, समीकरण 3 बच्चों इसी पर है समीकरण 3, ये है समीकरण 3 में समीकरण 4 का क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करें, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देते हैं। तो क्योंकि हमने ज्ञात कर लिया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर। तो चलिए बच्चों, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देते हैं। समीकरण 3 क्या होता है बच्चों, I1P बराबर I3R। अब इसका बाटे बच्चों बराबर की जगह बराबर में ही लिखेंगे, है ना। और समीकरण 4 क्या है, I2Q बराबर बराबर I4S। बच्चों जो हमारा समीकरण 3 था, I1P बराबर I3R था, और जो समीकरण 4 था वो I2Q बराबर I4S था। आता है बच्चों, आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। इसको दे देते हैं बच्चों समीकरण नंबर 5। इसको देते हैं बच्चों, इसको देते हैं समीकरण नंबर 5। अब समीकरण नंबर 5 में क्या बच्चों, अब समीकरण नंबर 5 में I1 और समीकरण 5 में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, क्या बच्चों, समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, तो क्या बोले बच्चों, समीकरण 5 में समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखने पर। तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं समीकरण 1 और 2 की। तो क्या करते हैं बच्चों, हमने देखा था यहाँ पास I1 का जो मान था, क्या था, I1, ये जो I1 है, I1 का मान क्या था, वहां पर I1 बराबर I2 था। अब P है तो P, मैंने पहले बताया था कि I1 का मान क्या होता है, तो I1 का मान होता है I2P, क्या बच्चों, I2P, है ना। और यहाँ पर क्या बच्चों, I2 नीचे Q है, तो I2Q उसको सेम टू सेम लिख देंगे, बराबर है तो बराबर। लेकिन पर बच्चों मैंने I3 का मान क्या बताया था, I3 का मान बताया था I4, क्या बच्चों, I3 बराबर हमने मान निकाला था I4, क्या निकाला था, I3 का मान था I4, तो हमने I4 लिख दिया, और R है तो R, और I4S है तो I4S। आशा करता हूं बच्चों आप लोग यहाँ तक बहुत प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब फिर बच्चों हम क्या करते हैं, I2 से I2 कट जाता है, I4 से I4 कट जाता है, तो हमारा क्या बचता है, हमारा बचता है P/Q बराबर R/S। क्या बचता है बच्चों, P/Q बराबर R/S। यही कहलाता है बच्चों हमारा क्या, यही हमारा कहलाता है सूत्र स्थापना। ये क्या बच्चों, यही कहलाता है हमारा सूत्र स्थापना। दैट प्रूव्ड, क्या बच्चों, THAT, दैट PROVED, दैट प्रूव्ड। बच्चों हमने इसे ज्ञात कर लिया है प्रॉपर तरीके से, क्या बच्चों, हमने इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से ज्ञात कर लिया है। अब बात करते हैं बच्चों चौथा पॉइंट। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या था बच्चों, ज्ञात, चौथा पॉइंट क्या था, ज्ञात भुजा, क्या बच्चों, ज्ञात भुजा, और दूसरा थी हमारी अज्ञात भुजा, क्या बच्चों, ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा। तो इन दोनों में बात कर देते बच्चों। तो जो हमारी ज्ञात भुजा थी बच्चों, तो ज्ञात भुजा होती है हमारी AD, और अज्ञात भुजा होती है, वो होती है CD, क्या बच्चों, वो होती है CD। अब बात करते हैं बच्चों पांचवें पॉइंट के बच्चों। अब बात करते हैं अपने पांचवें पॉइंट की। तो पांचवा पॉइंट हमारा क्या था बच्चों, संयुग्मित भुजा, क्या बच्चों, पांचवा पॉइंट था हमारा संयुग्मित भुजा, और दूसरा क्या था, अनुपातिक भुजा, क्या था, अनुपातिक भुजा। तो प्यारे बच्चों हमारी संयुग्मित भुजा क्या थी, हमारी संयुग्मित भुजा थी AC और BD, क्या बच्चों, AC और BD। और अनुपातिक भुजा क्या थी, जो हमारी अनुपातिक भुजा होती है वह AB और BC होती है। संयुग्मित भुजा होती है AC और BD, और अनुपातिक भुजा होती है AB और BC। बच्चों अब जो हमारा छठवां पॉइंट था, छठवां पॉइंट हमारा क्या था, सुग्राहिता, क्या था बच्चों, सुग्राहिता, क्या हो, सुग्राहिता। पर बच्चों क्वेश्चन में कभी कभार पूछ लेता है कि हमारे बीट स्टोन सेतु की सुग्राहिता कब बढ़ जाती है ना, या बीट स्टोन सेतु की सुग्राहिता कब बढ़ती है, या सुग्राहिता कब अधिक होती है। तो पर बच्चों क्या हो, सुग्राहिता कब अधिक होती है, जब हम चारों प्रतिरोध को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करें
तो व्हीट स्टोन तो व्हीट स्टोन तो व्हीट स्टोन सेतु की सुग्राहिता, व्हीट स्टोन सेतु की सेतु की सुग्राहिता अधिक होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। अधिकतम होती है या अधिकतम प्राप्त होती है, अधिकतम प्राप्त होती है। पर बच्चों इसे मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोग अपनी नोट्स कॉपी में लिख करके दिखाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें। पर बच्चों अगर आप लोग को यह पूरा चीज प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है तो प्लीज हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना ना भूले। पर बच्चों यूं समझ ले कि आप लोगों के लिए गुरुदक्षिणा के लिए मैं एक ही चीज आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो पर बच्चों आशा करता हूं आप लोग यहाँ तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं। अगर आप लोग यहाँ तक प्रॉपर तरीके से समझ गए हैं बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी में कि हमने इसे कैसे पूरी तरह से लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों हम आ चुके हैं अपनी प्रॉपर तरीके से नोट्स कॉपी पर। तो फिर बच्चों मैंने पहले ही आप लोग को क्वेश्चन को लिखने के लिए बोल दिया था, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख चुके हैं। और अगर आप लोग क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख चुके हैं बच्चों, तो आप लोग डायग्राम को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए बच्चों आप लोग डायग्राम भी बना लीजिए। वीडियो को रोक करके मैं चलता हूँ इसके सिद्धांत पर। क्या बच्चों? मैं चलता हूँ इसके सिद्धांत पर। तो ये रहा बच्चों इसका सिद्धांत, ये रहा बच्चों इसका सिद्धांत। बच्चों बस अगर आप लोग से सिद्धांत तक पूछना तो आप लोग को बस सिद्धांत तक ही इसे लिखना है। आशा करते हैं बच्चों आप लोग सिद्धांत को लिख चुके होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, सूत्र स्थापना में। क्या बच्चों? अब चलते हैं, हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट, सूत्र स्थापना में। तो ये रहा बच्चों हमारा सूत्र स्थापना का नेक्स्ट पॉइंट। ये बच्चों ये रहा सूत्र स्थापना का नेक्स्ट पॉइंट बच्चों। तो आप लोग वीडियो को रोक के पहले सूत्र स्थापना का जो थ्योरम बच्चों, पहले थ्योरम को आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों आप लोग थ्योरम को बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख लिए होंगे। अब चलते हैं इसके बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो ये रहा बच्चों हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु बी से। तो यस आशा करते बच्चों आप लोग यहाँ तक बिंदु बी में किरचॉफ के प्रथम नियम से I1 बराबर I2 का मान, बच्चों मैंने यही पूछा था आप लोगों से। यस I1 का मान I2 था। तो आशा करते बच्चों आप लोग इसे भी प्रॉपर तरीके से लिख लिए होंगे, है ना। अब चलते हैं बिंदु डी पर। क्या चलते हैं अब चलते हैं बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों पहुंच चुके हैं बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो ये रहा बच्चों I3 प्लस I4 माइनस IG माइनस I4 बराबर 0। पर बच्चों इसे मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझाया है ना। तो आप लोग इसे वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। फिर बच्चों यहाँ पर अभी तक हमने किरचॉफ का प्रथम नियम का यूज किया है। अब बात करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम की। चलिए बच्चों अब चलते हैं अब बंद परिपथ में किरचॉफ के नियम से। तो समीकरण 2 तक आप लोग लिख चुके हैं बच्चों, है ना। अब चलते हैं बंद परिपथ ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो बच्चों आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, है ना। यस बच्चों आप लोग वीडियो को रोक इतना लिख लीजिएगा। फिर मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे की ओर। यस बच्चों आप लोग यहाँ तक भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। ये रहा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब चलते हैं बच्चों बंद परिपथ बी सी डी बी में। बच्चों आप लोग यहाँ तक लिख लिए होंगे। तो अब चलते हैं बंद परिपथ बी सी डी बी में। क्या बच्चों? बंद परिपथ बी सी डी बी में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। तो फिर बच्चों आप लोग इसे वीडियो को रोक के फटाफट लिख लीजिएगा। I2 क्यूब माइनस I4S बराबर 0। बच्चों आप लोग यहाँ तक भी इसे प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। यस बच्चों आशा करता हूँ आप लोग इसे भी प्रॉपर तरीके से लिख चुके होंगे। अब मैं वीडियो को आगे की ओर लेकर के चलता हूँ। बच्चों आप लोग इसको भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा फटाफट। यस चलिए बच्चों थोड़ा सा मैं और ऊपर को स्किप कर रहा हूँ, है ना। तो आप लोग इसे भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। ये रहा बच्चों समीकरण 5 में समीकरण 1 और 2 का मान रखने पर, तो हमने यहाँ पर I1 का मान रखा था, यहाँ पर हमने I2 का मान रखा, I3 का मान रखा था। ये रहा पूरा हमारा मान। ये एक हो गया बच्चों दैट प्रूव्ड, ये हो गया बच्चों हमारा दैट प्रूव्ड। आशा करते हैं बच्चों आप लोग यहाँ तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख चुके होंगे। अब चलते हैं बच्चों ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा, और क्या था हमारा संयुग्मित भुजा और अनुपातिक भुजा, और VT2 सेतु की सुग्राहिता कब अधिक होती है। तो चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। तो चलिए बच्चों ये पहुंच चुके हम चौथे पॉइंट, ज्ञात भुजा अज्ञात भुजा, ज्ञात भुजा और अज्ञात भुजा, संयुग्मित भुजा और अनुपातिक भुजा पर।
और ये रहा हमारी सुग्राहिता कि जब चारों प्रतिरोध को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करें तो व्हीटस्टोन सेतु की सुग्राहिता अधिकतम प्राप्त होती है। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिख लिए हैं, समझ गए हैं बच्चों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तब आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।